नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सी लैंग्वेज के नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है स्टोरेज क्लास के बारे में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सभी सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार के डेली क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल के साइड में जो बेल आइकॉन आ रहा है उसको भी ऑन कर दीजिए, जिससे आपके लिए जैसे ही हम कोई क्लास अपलोड करें तो उसकी सूचना तुरंत आपको अपने डिवाइस पर मिलती रहे। और इससे पहले कि जो भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग और कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, फंडामेंटल है, डीबीएमएस एसक्यूएल है और पाइथन प्रोग्रामिंग, इन सभी की बुक्स हमने लॉन्च कर दी है। अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन पर जुड़कर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। तो आज की इस क्लास के अंदर हम सी लैंग्वेज के अंदर स्टोरेज क्लास से संबंधित जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने वाले हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से क्लास आपके लिए रेडी करके लेके आया हूं। वैसे आपको मैंने आज जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव आकर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि सी लैंग्वेज के लिए अलग से 2 मैराथन क्लासेज आने वाली है आप सभी के लिए, इस सी लैंग्वेज के सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, जिसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार पुनः समझाए जाएंगे, वो भी प्रैक्टिकल विद। तो तैयार रहिएगा उस क्लास के लिए, और एक बार इन सभी कॉन्सेप्ट को आप समझ लें ताकि वहां पर आपको प्रैक्टिकल के टाइम कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको स्टोरेज क्लास इन सी, यानी स्टोरेज क्लास क्या होती है। देखिए, स्टोरेज क्लास वेरिएबल और फंक्शन का स्कोप तथा लाइफ टाइम डिफाइन करता है। यानी स्टोरेज क्लास के माध्यम से आप किसी वेरिएबल या फिर फंक्शन के लिए स्कोप और उसका लाइफ टाइम सेट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। मतलब कि वो वेरिएबल का यूज उस फंक्शन के बाहर भी होगा या नहीं होगा, उस ब्लॉक के बाहर भी होगा या नहीं होगा वेरिएबल का। तो ये सारा कुछ जो है, आप स्कोप कहां तक हो सकता है, उसको अंत तक चलाना है या उस ब्लॉक के अंदर ही चलाना है, तो उसका यूज ब्लॉक के अंदर ही करना है या प्रोग्राम के अंत तक करना, तो ये सारा कुछ आप डिफाइन कर सकते हो स्टोरेज क्लास के माध्यम से। स्कोप अर्थात उसकी पहचान करना, ठीक है ना, यानी उसकी आप पहचान करोगे, और लाइफ टाइम मतलब वह कहां तक या यूज होगा, यानी आप जो वेरिएबल या फंक्शन जो प्रोग्राम में बना रहे हो उसको प्रोग्राम के अंत तक यूज करना है या किसी बनाए गए एक विशेष ब्लॉक के अंदर ही यूज करना है। तो ये आप सारी इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो स्टोरेज क्लास के माध्यम से। अब ध्यान रखिएगा कि सी लैंग्वेज के अंदर जो क्लास के स्टोरेज क्लास के जो प्रकार हैं वो है आपके 4 प्रकार: ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर। ये चारों प्रकार किसके हैं भाई? स्टोरेज क्लास के हैं। अब इनको मैं एक टेबल के माध्यम से पहले आपको समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको इनको एक एक करके समझाने वाला हूं। देखिएगा यहां पर सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ऑटो स्टोरेज जो क्लास है वो अपनी जो जगह है वो रैम के अंदर बनाती है। स्टोरेज जो यूज होता है वो आपके मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी जो होती है वो होती है रैम इनके लिए। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ऑटो स्टोरेज क्लास की वो होती है आपके गार्बेज, ठीक है। और इसका जो स्कोप होता है वो एक ब्लॉक के अंदर ही होता है, इस ब्लॉक के अंदर तक ही होगा। मैं आगे बताऊंगा आपको किस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं। और इसका जो लाइफ टाइम होता है, यानी कहां तक ये यूज होता है, तो ये एक ब्लॉक के अंदर तक ही एक्टिव रहता है। ब्लॉक के बाहर जैसे जाएगा तो इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हट जाएगी। मैं आपको इसको प्रोग्राम के साथ भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। आगे आता है आपके स्टोरेज क्लास जिसका नाम है स्टैटिक। इसकी भी मेमोरी जो है वो रैम के अंदर ही होती है। अब इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है आपके 0, ठीक है ना। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है भाई? इसका 0 जो है वो इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है। आगे देखिए, इसका जो स्कोप है वो भी ब्लॉक के अंदर तक ही रहता है। एक ब्लॉक अगर कोई बनाया जाता है तो उस ब्लॉक के अंदर तक ही जिसका स्कोप रहने वाला है। उसके बाद देखिए, इसका जो लाइफ टाइम होता है, यानी इसको कहां तक यूज किया जाता है, तो प्रोग्राम के एंडिंग तक हम इसको यूज कर सकते हैं। जबकि ऑटो को क्या होता है कि एक ब्लॉक के अंदर ही अंदर विशेष ही आप यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास को अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका जो स्टोर होता है स्टोरेज वो होता है रैम के अंदर, ठीक है। और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है आपके 0। इसको हम प्रोग्राम के किसी भी एरिया या कि प्रोग्राम के किसी भी जगह पर हम जो है इसका स्कोप सेट कर सकते हैं। और इसका जो लाइफ टाइम है वो प्रोग्राम के अंत तक रहता है, यानी प्रोग्राम जब तक चलेगा तब तक ये एक्टिव रहने वाला है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। और लास्ट आपकी बचती है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, जिसका रजिस्टर, अब आपको पता होगा कि रजिस्टर जो है एक प्रकार की मेमोरी होती है। आपको भी पता होगा जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है, मैंने आपको बताया था प्रोग्राम आर्किटेक्चर और कंप्यूटर फंडामेंटल में। अब ये क्या होती है? एक सीपीयू के साथ ही अटैच होती है, मतलब सीपीयू का ही एक भाग है कौन? रजिस्टर मेमोरी। तो रजिस्टर का जो स्टोरेज होता है वो सीपीयू आपके रैम रजिस्टर जो होती है उसी के अंदर ही होता है। इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है गार्बेज, यानी अगर आप कोई वैल्यू इसके अंदर असाइन नहीं करते हैं इनके अंदर तो ये गार्बेज लेता है, ये 0 और रजिस्टर जो होता है वो गार्बेज वैल्यू लेता है।
इसका भी जो स्कोप होता है वो एक ब्लॉक अंदर के विशेष तक ही रहता है, ब्लॉक के अंदर ही तक रहता है। जैसे ही बाहर जाता है तो इसका मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये कहां तक एक्टिव रहेगा भाई, इसका एक्टिव रहेगा वो ब्लॉक के अंदर तक ही रहेगा। जब तक ब्लॉक चालू है तो उस ब्लॉक के अंदर तक ये एक्टिव रहेगा, बाहर जाते इसका लाइफ टाइम जो था वो खत्म हो जाता है। पुनः जब वापस वो नीचे आएगा तो उसका वापस नई मेमोरी अलॉट होगी और सारा कुछ प्रोसेस उसको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये साथियों हमने बेसिक से समझा है कि स्टोरेज क्लास क्या होती है, उसके प्रकार क्या है, और उसको हमने कोशिश की है कि एक टेबल के माध्यम से हम इसको शॉर्टली याद रख पाए, ताकि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो हम इसको आसानी से क्रैक कर सके। ये याद करने का एक शॉर्ट टर्म है भाई, याद रखिएगा। अब तो हम इसको एक एक करके समझने ही वाले हैं। अब आगे के प्रोसेस को समझाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें और वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं पहली स्टोरेज क्लास, जिसका नाम है ऑटो स्टोरेज क्लास। तो देखिए, किसी प्रोग्राम में बनाए गए वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ऑटो होते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑटो का मतलब होता है कि मैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर वॉइड मैन के अंदर या इंटीजर मैन के अंदर जैसे मैं लिख देता हूं इंटीजर ए, तो ये इसका जो डिफॉल्ट जो टाइप है वो आपके स्टोरेज टाइप कौन सा है, आपका ऑटो। अगर हम इसके आगे ऑटो लिखें या ना लिखें, ये क्या होगा, ऑटो प्रकार का ही होगा। ध्यान रखिएगा, ऑटो लिखते हैं तो भी ये ऑटो होगा, नहीं लिखते हैं तो भी ये ऑटो प्रकार का होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये किस प्रकार का होता है, कोई भी वेरिएबल ऑटो टाइप का होता है। ऑटो का प्रयोग ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन करने में होता है, यानी जिसमें ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए उसके लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, ऑटो स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं। ऑटो वेरिएबल साधारणतः लोकल वेरिएबल होते हैं। ऑटो वेरिएबल जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है भाई, लोकल वेरिएबल होते हैं, जिनका स्कोप एक ब्लॉक के अंदर तक ही रहता है। ठीक है, जो लोकल वेरिएबल होता है उसको हम एक ब्लॉक के अंदर ही असाइन करते हैं, यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, बाहर यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको एक ऑटो के बारे में ध्यान रखनी है, ऑटो स्टोरेज क्लास के बारे में। अब एक सिंटेक्स इसका देख लीजिए, हम दोनों में से अगर कोई भी मेथड यूज करते हैं तो दोनों के दोनों सही है। यानी मैं लिखता हूं ऑटो डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, एक मैं यहां पर सिंपल सा लिखता हूं, यहां पर जैसे ये ऑटो मैंने यूज किया ऑटो, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं ऑटो, और यहां पर डेटा टाइप जैसे मैंने लिख दिया मान लो इंटीजर, और यहां पर मैं लिख देता हूं ए। तो देखो ये ए हो गया आपके वेरिएबल नेम, ऑटो हो गया सॉरी इंटीजर हो गया आपके डेटा टाइप, और ऑटो हो गया आपके ये वर्ड है। ठीक है ना, ऑटो जो स्टोरेज क्लास है वो। अब आप इसको चाहे ऐसे लिखो या फिर इंटीजर ए लिखो, दोनों के दोनों जो ऑप्शन है वो सही है। देखो, चाहे आप इसको ऐसा लिखो, चाहे आप डेटा टाइप लिख के वेरिएबल लिखो, दोनों के दोनों प्रकार किसके होंगे, वो ऑटो के ही प्रकार होने वाले हैं। यदि हम डेटा टाइप के आगे ऑटो नहीं लिखेंगे तो वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ऑटो ही होगा। ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सा प्रोग्राम है आपके लिए। यहां पर मैं यूज कर रहा हूं इंक्लूड stdio.h conio.h, और इसके अंदर एक void add में एक फंक्शन जो है वो फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वो डिक्लेयर कर रहा हूं, ताकि हम इसको बाद में यूज ले सकें। उसके बाद में एक void main ऑन कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं स्क्रीन जो है पुराने कंसोल को मैं क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद एक add नाम का फंक्शन बना रहा हूं, यानी ऐड जो फंक्शन है, सॉरी यहां पर जो मैंने प्रोटोटाइप बनाया था, अब इसको मैं यहां पर कॉल कर रहा हूं। ये तो होता है फंक्शन डिक्लेयर या प्रोटोटाइप, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ठीक है ना, अब गेट चेंज करके इस प्रोग्राम को ऑफ कर दिया, लेकिन अब बाहर से हम इस फंक्शन की डेफिनेशन यहां पर डिफाइन करते हैं। अब यहां पर डिफाइन करते हैं तो डिफाइन में क्या बोलता हूं मैं, कि इसके अंदर एक वेरिएबल है ऑटो टाइप का। ठीक है, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये क्या है, ऑटोमेटिक है। मैं चाहूं तो ऑटो लिख भी सकता हूं। तो एक इंटीजर डेटा टाइप का ए वेरिएबल है जिसके अंदर 10 है, बी के अंदर यहां पर 20 स्टोर है। अब यहाँ पर प्रिंट ऐप करता हूं और एडिशन कर देता हूं यहाँ पर a प्लस बी का, और उसको मैं प्रिंट कर देता हूं। तो जब प्रिंट आएगा तो क्या होगा भाई, a और b का जो मान होगा वो जुड़ के आपके सामने आ जाएगा, यानी 30 जो आउटपुट होगा वो आपको दिख जाएगा। एडिशन 30, यानी ये एडिशन डबल कोटेशन के बीच वाला, ये आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये हो गया आपके आंसर उसका। तो ये एक बेसिक सा प्रोग्राम था जिसके अंदर मैं आपको बताया था कि इसका देखो स्कोप जो होता है वो एक ब्लॉक के अंदर तक ही जो होता है, ब्लॉक के बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ऑटो स्टोरेज क्लास के बारे में। आगे बढ़ते हैं और दूसरी स्टोरेज क्लास के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है स्टैटिक। अब देखिए, स्टैटिक क्लास का जो लाइफ टाइम होता है वो प्रोग्राम के अंत तक रहता है, जैसा कि हमने टेबल के अंदर भी देखा था। स्टैटिक क्लास का बाय डिफॉल्ट जो मान होता है वो होता है 0। स्टैटिक क्लास को लोकल और ग्लोबल दोनों के साथ प्रयोग करते हैं। स्टैटिक जो क्लास होती है उसको लोकल और ग्लोबल दोनों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। स्टैटिक क्लास के वेरिएबल की मेमोरी जो होती है वो प्रोग्राम के अंत तक जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती, यानी उसकी वैल्यू जो है डिलीट नहीं होती है, जबकि लोकल वेरिएबल की जो मेमोरी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था। अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार एग्जांपल दिखा रहा हूं जिसके माध्यम से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे।
देखिए इस प्रोग्राम को कि मैं यहाँ पर एक हेडर फाइल ले रहा हूँ stdio.h। पहले आप इस पोर्शन को देखें अभी प्रोग्राम को, ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा। stdio.h, उसके बाद void display नाम का एक फंक्शन प्रोटोटाइप मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं एक उसके बाद एक और मैं मेन फंक्शन ले रहा हूँ स्टैंडर्ड टाइप का इंटीजर मेन। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर कि मैं डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, उसके बाद एक और डिस्प्ले नाम के फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं। अब दोनों में होगा क्या, देखिए अब यहां पर ये प्रोग्राम, ये ब्लॉक तो खत्म हो गया। अब मैं void डिस्प्ले जो फंक्शन था इसको मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, यानी इसके अंदर कुछ वैल्यू या जो भी इसकी डेफिनेशन होता है वो मैं दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं कि मैं एक इंटीजर सी नाम का वेरिएबल ले रहा हूं, ठीक है ना, जिसको मैं यहां पर स्टैटिक प्रकार का बना रहा हूं। अगर मैं सिर्फ इंटीजर लिखता तो ये बाहर जाके डिस्प्ले होता, तो सी का मान एक छप के मान लो कि आ गया, जब भी वापस आता तो भी सी का मान एक ही रहता, क्योंकि इसकी मेमोरी जो है जैसे इसके बाहर आई तो वहां पर क्या होगी, ये डिस्ट्रॉय होगी, तो वापस जाएगा तो इसकी मेमोरी वापस एलोकेट होगी। लेकिन हमने इसको स्टैटिक बना दिया है। स्टैटिक क्या होगा कि ये प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्या करेगा ये भाई, तब तक इसकी जो मेमोरी होगी वो वही रहेगी उसके पास, वो मान भी उसका सेफ रहेगा उसके पास। तो इंटीजर सी का मान लिया मैंने एक। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, प्लस बराबर, ये ऑपरेटर मैंने पाइथन में भी पढ़ाए थे, सी लैंग्वेज में भी पढ़ाए थे। प्लस बराबर क्या करता है भाई, जो राइट साइड होती है इस साइड में दोनों के वेरिएबल को ऐड करके आपको लेफ्ट साइड में ऐड करके दे देता है। तो यहां पर मैंने लिखा है सी प्लस बराबर 5, यानी सी का जो मान है, तो मैं यहां पर इसको करूंगा सी बराबर, अब सी का मान ऊपर क्या था 1, तो 1 प्लस 5, ठीक है, तो 1 प्लस 5 जो है वो इस सी के अंदर छप जाएगा। 1 प्लस 5 जो है इसके अंदर छप जाएगा, तो 1 और 5 कितने हो गए भाई, 6 हो गए। अब वो 6 क्या हो गए, इस void डिस्प्ले को जब पहली बार फंक्शन को कॉल किया गया तो इसके अंदर यहां से मान क्या आया भाई, 6 आया, तो वो आउटपुट में आपको क्या दिखेगा, 6 दिखेगा। दूसरी बार और हमने कॉल किया तो यहां नीचे आया, अब सी का मान 1 नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो मेमोरी है वो डिस्ट्रॉय हुआ नहीं है, तो इसके अंदर पहले से मेमोरी स्टोर है, क्या है 6 है, तो 6 वापस आया, अब सी का मान है 6, तो यहां पर सी प्लस बराबर 5, यानी 6 प्लस 5 क्या होगा भाई, 6 प्लस 5 बराबर होगा सर 11। तो यहां पर दूसरी बार आउटपुट छपेगा 11। तो आप इसको जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब भी आप देख लीजिएगा, वहां पर आउटपुट इसका 6 और 11 ही आएगा। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला कि यहां पर जो मान है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने 2 बार तक कॉल किया तो 2 बार तक ये फंक्शन चलेगा। अब यहां पर प्रोग्राम खत्म हो गया है तब ये इसको क्लियर कर देगा। तो ये आपके होता है स्टैटिक स्टोरेज क्लासेज, ठीक है। स्टैटिक स्टोरेज क्लास होता है, इसकी मेमोरी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है प्रोग्राम के अंत तक, जितनी बार फंक्शन को कॉल करते रहेंगे पुराना मान ये उसको दोहराता ही रहेगा। जबकि अगर ऑटो स्टोरेज क्लास हो तो उसका मान जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी सभी मित्रों को। आगे बात मैं करता हूं आपके लिए एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के बारे में। तो एक्सटर्न का प्रयोग करते हुए हम ग्लोबल वेरिएबल को 2 या 2 से अधिक फाइल के मध्य लिंक कर सकते हैं, यानी 2 फाइलों के बीच में हम उसको लिंक करवा सकते हैं एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के माध्यम से। देखिए यहां पर एक फाइल 1 है जिसका नाम है file1.c और दूसरी इधर है file2.c। मैं यहां पर एक हेडर फाइल ले रहा हूं stdio.h, जिसके अंदर एक वेरिएबल ले रहा हूं इंटीजर a प्रकार का। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं फन नाम का, जिसका void है, ठीक है ना, यानी ये आपके void फन मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूं इसको, मैं प्रोटोटाइप को, और यहाँ पर इसको एक्सटर्न टाइप का मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। फंक्शन या वेरिएबल दोनों को कर सकता हूं, बताया था मैंने आपको शुरू में भी। अब यहाँ पर एक मेन फंक्शन को ऑन कर रहा हूं जिसके अंदर मैं a का मान दे रहा हूं 15 और फन के अंदर इसको क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। लेकिन अभी सिर्फ इस फाइल को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। इसको 100 हमें सेकंड वाली फाइल के अंदर करना है। तो सेकंड वाली फाइल हम जब बनाएंगे file2.c, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड और इसको डबल कोटेशन के बीच में इस कॉल करेंगे इस फाइल को, हेडर फाइल को, जिसका नाम है file1.c, यानी उस फाइल को हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल सा लिखा है इंटीजर a, जो a क्या है यहाँ पर file1 के अंदर है, ठीक है, और void fun को यहाँ पर मैंने कॉल किया इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने प्रिंट एफ कर दिया a के मान को। तो a का मान क्या है भाई 15। तो आउटपुट जब आप इसको करना है, आपको रन इसको करना है कंपाइल ओनली। कंपाइल करेंगे तो ये उसको स्टोर कर देगा, ये रन करेंगे तो ये स्टोर की हुई वैल्यू को यहाँ दिखा देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पर a का मान हमने 15 दिया है। ये होती है आपकी एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। तो ऑटो क्या करता है भाई, ऑटो वेरिएबल जो होती है, ऑटो स्टोरेज क्लास जो होती है, उसका जो ब्लॉक के अंदर ही एक लाइफ टाइम होता है, और जैसे उस ब्लॉक के बाहर आती है तो उसका वेरिएबल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका मान जो होता है मेमोरी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
स्टैटिक के अंदर क्या होता है कि भाई आप जित प्रोग्राम के अंत तक उसको यूज ले सकते हो, उसकी मेमोरी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने एक्सटर्न के बारे में देखा था, तो ये दो या दो से अधिक जो फाइल्स होती है उसके बीच में क्या करता है, लिंक करता है, ये होता है एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। और उसके बाद में हम लास्ट जो टाइप है वो है रजिस्टर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो रजिस्टर स्टोरेज जो क्लास होती है वो कंपाइलर को यह बताती है कि किसी वेरिएबल को इस प्रकार से स्टोर करो कि वो वेरिएबल को शीघ्रता से प्राप्त कर सके। जैसा कि रजिस्टर से ही डिक्लेयर होता है कि रजिस्टर एक प्रकार की फास्ट मेमोरी होती है, और रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा होता है वो फास्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सेस टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, फटाफट ये डेटा को आपको एक्सेस करके दे देता है। तो ये कंपाइलर को बताता है, ये रजिस्टर आपका स्टोरेज जो क्लास होता है वो कंपाइलर को बताता है कि इस वेरिएबल को इस प्रकार से स्टोर करो कि इसको आसानी से यूजर एक्सेस कर सके, हम कंपाइलर जो है वो एक्सेस कर सके। ठीक है। और ये चीज अभी आपको बताई थी कि रजिस्टर जो है फास्ट मेमोरी होती है, जो सीपीयू का ही एक भाग होती है। रजिस्टर का स्टोरेज रजिस्टर मेमोरी में ही होती है, ध्यान रखना है, जो कि सीपीयू का एक भाग होता है। इससे रजिस्टर वेरिएबल को एक्सेस करना ऑटो वेरिएबल में वेरिएबल से भी फास्ट होता है, क्योंकि वो आपके जो है अलग मेमोरी रैम के अंदर स्टोर होता है, जबकि ये रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। और रजिस्टर मेमोरी तो आपको पता है फास्ट प्रोसेस करती है, और इससे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो भी आपके फास्ट होता है, यानी उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे फटाफट आपको उसका आउटपुट होके उसका प्रोसेस भी देखने को मिल जाता है। अब यहां पर देखिएगा इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो ये जो आपका एक लोकल वेरिएबल होता है बस उसी के तरह ही काम करता है, लेकिन ये होता है कि आपके रजिस्टर के अंदर ही स्टोर होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अंदर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक लोकल वेरिएबल को भी स्टोर करके आप सेव करोगे तो भी वही मान मिलेगा, और रजिस्टर के अंदर भी देखोगे तो वही मान मिलेगा। लेकिन इसमें ये होगा कि आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो फास्ट होगी रजिस्टर में। तो पहले लिखेंगे हम रजिस्टर कीवर्ड को, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर डेटा टाइप, और उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल का नेम। एक प्रोग्राम है सिंपल सा, जिसमें मैं यहाँ पर हेडर फाइल ले रहा हूँ stdio.h, void main नाम का एक फंक्शन ले रहा हूँ जिसके अंदर एक रजिस्टर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, रजिस्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ a, जिसके अंदर मान ले रहा हूँ मैं 10। फिर मैं कंसोल को क्लियर कर रहा हूँ पुराने रिजल्ट को क्लियर करने के लिए, और प्रिंट आप करके a के मान को छाप रहा हूँ। तो सिंपल से आपके पास 10 आएगा। मैं अगर रजिस्टर का यूज नहीं करता हूँ तो क्या होगा, ये ऑटो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका रिजल्ट भी यही जाएगा। बस ये है कि लोकल जो है आपका रैम के अंदर स्टोर होता है, और ये आपका जो दूसरा मेमोरी है रजिस्टर, ये आपके किस में, रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होता है। ये इसके अंदर चेंजेज है। तो साथियों ये हमारी आज की क्लास थी, जिसके अंदर हमने आज स्टोरेज क्लास के बारे में जो बेसिक डेफिनेशंस थी, जो भी इसके बारे में डिटेल्स थी, वो डीपली जान ली है। तो वापस देख लीजिएगा स्टोरेज क्लास क्या करती है भाई। स्टोरेज क्लास किसी भी वेरिएबल या फंक्शन का स्कोप और लाइफ टाइम डिसाइड करती है कि कहां तक उसको यूज लिया जाएगा, क्या उसकी पहचान है। किसी सी लैंग्वेज के अंदर देखा जाए तो स्टोरेज क्लास होती है वो 4 प्रकार की होती है: ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर। तो ऑटो का जो मेमोरी होता है वो रैम के अंदर होता है, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, इसमें से ध्यान रखिएगा। और इसका जो डिफॉल्ट मान होता है ऑटो का वो होता है गार्बेज। इसको आप ये कहां तक रहेगा भाई आपका, इसको आप जो है ब्लॉक के अंदर तक रहेगा, ठीक है। और इसका जो लाइफ टाइम है वो प्रोग्राम इसका जो लाइफ टाइम है वो आपके ब्लॉक के अंदर तक ही रहने वाला है। इसका स्टैटिक का आपके रैम के अंदर होता है मेमोरी, ठीक है। और इसका गार्बेज मान नहीं होता, इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है आपके 0। इसका स्कोप जो है वो ब्लॉक के अंदर तक रहता है, और प्रोग्राम के अंत तक इसका लाइफ टाइम रहता है। एक्सटर्न जो होता है वो भी इसका स्टोरेज जो रैम के अंदर रहता है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, और ये भी प्रोग्राम में किसी भी जगह तक इसको स्टोर किया जा सकता है, स्कोप इसका यूज हो सकता है। इसका लाइफ टाइम भी देखा जाए तो ये प्रोग्राम के अंत तक रहेगा। फिर बाद में आती है आपके रजिस्टर। तो रजिस्टर आपका स्टोरेज होता है वो रजिस्टर आपकी सीपीयू का जो भाग होता है रजिस्टर मेमोरी उसमें होता है। गार्बेज मान इसका भी 0 होता है, और ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ये आपके स्कोप रखता है अपना, और ब्लॉक जहां तक ये एक्टिव है तब तक इसका लाइफ टाइम भी बना रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी आज की सारी स्टोरेज क्लास थी, और ध्यान रखें कि इसके लिए आपके प्रैक्टिकल क्लास की मैराथन क्लास आएगी अलग से, जिसके अंदर आपको सारे के सारे सी लैंग्वेज के टॉपिक आपको मैं प्रैक्टिकल विद समझाने वाला हूं। आज की वीडियो सभी को अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की डेली क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।